ओके, हेलो हेलो हेलो। चलो स्टार्ट करें। लास्ट सेगमेंट में हमने एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें काफ़ी बच्चों ने आंसर किया है। पहले वो क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, हाल ही में किसने, ठीक है, पोलरिस डॉन मिशन पूरा किया है। तो पोलरिस डॉन मिशन, आप लोगों के पास ऑप्शन थे नासा, CNS, स्पेस एक्स और ब्लू ऑरिजिन, है ना। ये हम लोगों ने क्वेश्चन था। बच्चों के आंसर आए हैं। मैं अगर बताऊं तो देखो मेरे पास आंसर आया है, जैसे कर्तव्य ने आंसर किया, दिस मिशन वाज द फर्स्ट 3 मिशन। ये बेसिकली एक मिशन है जो जिसके अंदर क्या है हमारे पास, देखो डिटेल में लिखा है कुछ बच्चों ने आंसर, जो कि बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ अगर तुम इतने डिटेल में लिखते ना कि ये नासा है ना, नासा की अगर बात करें तो नासा की स्थापना कब हुई है, देखो 1958 के अंदर। 1958 के अंदर इंडिया के कौन से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है, इंडिया का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्थापना 1958 में रहा है, जरा जल्दी बताएंगे। तो ऐसे कुछ बताना, चाइना का क्या है, CNX, स्पेस एक्स, एलॉन मस्क, ब्लू ऑरिजिन, जेफ बेजोस। तो ऐसे एक एक चीज अगर तुम बताते हैं ना, तो जेफ बेजोस जो ब्लू ऑरिजिन है, इसी से कौन गए थे, तो ठोटाकुरा। अगर बात करूं तो पहले इंडियन, फर्स्ट इंडियन, या हम बोल सकते हैं सेकंड इंडियन मैन, जो कि कहाँ गए बच्चा, स्पेस के अंदर। मैं ये सारे आंसर्स भी मैं है ना एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप लोग इतनी डिटेल में आंसर करोगे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहता, आपका ये भी करंट क्या हो जाता, क्लियर हो जाता। मेरे पास आया क्या आंसर, मैंने क्वेश्चन पूछा था 1958 में इंडिया का कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई थी। मैंने बहुत बार आप लोगों को क्लास में बता रखा है। तो बहुत अच्छा बच्चा, बहुत लोगों ने आंसर किया है मेरे पास, ठीक है। अनु का आंसर आया है, तान्या का आंसर है, कर्तव्य वैष्णव का आंसर है मेरे पास। नेक्स्ट बात करूँ तो आपके पास व्हाट यू डूइंग का आंसर है। संजय मेघवाल ने कुछ क्वेश्चन पूछा है कि मैम करंट अफेयर्स को डेली कैसे रिवाइज करें, क्या करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं या क्लास PDFs पढ़ें। देखो करंट अफेयर ना बच्चा, वो तुम्हारे ऊपर है, आपको चीजें कैसे लर्न होती है टोटली आपके ऊपर है। वरना ना मैं जो पढ़ा रही हूँ आपके पास रिवाइज हो रही है चीजें, बट अगर तुम नोट्स बना लेते हो ना तो वो वेल एंड गुड है, वो सबसे बेस्ट है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे हाथों से लिखे हुए नोट्स है ना, तो उससे बेटर दुनिया में कोई किताब नहीं है। दुनिया के कितने बड़े बड़े पब्लिकेशंस आ जाए, कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपने हाथों से नोट्स बना रहे हो, नोट्स बनाने का ना एक ऐसा तरीका बनाओ। क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को पहले दिन ही कहा था, क्या करना है आपको 15 से 20 पेज का क्या करना है, सेट्स बना लेने। कितने सेट बना लेने, मान लो 10 सेट बना लिए, 10 सेट बना लियो। और इन 10 सेट के अंदर क्या करना है, एक के ऊपर तुम्हें नेशनल न्यूज लिखना है, एक के ऊपर तुम्हें इंटरनेशनल न्यूज लिखना है, एक के ऊपर तुम्हें क्या लिखना है बच्चा, जो डिफेंस एक्सरसाइजेज रहते हैं, जो युद्ध अभ्यास रहते हैं, ठीक है, तो डिफेंस एक्सरसाइजेज लिखने। एक के ऊपर तुम्हें अपॉइंटमेंट लिखना है, किन की नियुक्ति हुई है, ठीक है। एक के ऊपर तुम्हें क्या लिखना है, हाल फिलहाल में किनका निधन रहा है, ठीक है, किनका निधन हुआ है हाल ही में, वो लिखना है तुम्हें। एक में तुम्हें स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज लिखना है, एक में तुम्हें इंपॉर्टेंट डेज लिखना है। अब क्या होगा, ऐसे तुम अलग अलग जब सेगमेंट्स बना लोगे ना, अलग अलग ऐसे सेगमेंट्स, तब तुम्हारे पास अच्छा फायदेमंद चीज क्या होगी तुम्हें पता है, जब तुम्हें ना कभी रिवाइज करना हो ना, ऐसे 15-15 पेजेज, वो A4 साइज प्लेन वाले पेज, क्योंकि मैंने ऐसे ही नोट्स बनाए थे, मैं जब पढ़ती थी मैंने ऐसे ही बनाए थे और मेरे पास बेस्ट नोट्स थे, मैं कह सकती हूँ। तो सुनो इधर, इस तरीके से नोट्स बनाने हैं। उसके बाद क्या होगा, तुम्हारे पास एक टाइप का डेटा एक जगह इकट्ठा होगा। तुम्हें कभी भी अपॉइंटमेंट रिवाइज करने होंगे, तुम सिर्फ उनमें से जो तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट वाला स्टेपल पेज होगा, तुम उसमें देखोगे हाँ हाँ कहाँ कहाँ अपॉइंटमेंट रहा है, कहाँ कहाँ हमारे पास क्या रहे बच्चा, रेजिग्नेशन रहे, कहाँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, डिफेंस कहाँ पे है, ठीक है। ऐसे ही तुम लिख लोगे कहाँ पे उद्घाटन रहा है कुछ, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों को क्या करना है, अपना पूरा लिस्ट रेडी करना है। समझ में आ गया, ठीक है। आप चाहो तो आप ये चीज कर सकते हो, एल्स आपको दूसरा क्या अच्छा लगता है आप वो भी कर सकते हैं। आप कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे कि आप क्या फॉलो करते हो करंट अफेयर्स के लिए, वरना ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। चलिए अब आंसर आ रहा है मेरे पास, बी आंसर आ रहा है, तान्या का आ गया, सूरज का आ गया, प्रिमिटिव का आ गया। ओके बच्चा, गोट का भी आंसर बी है, यानी 23 सितंबर को हम लोग क्या
मनाते हैं? व्हेन वाज इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज, हाँ जी, साइन लैंग्वेज डे। देखा होगा तुम लोगों ने कि दुनिया में जब कोई भी भाषा नहीं थी ना, स्टार्टिंग की बात करते, बहुत बहुत अगो अर्ली अगो की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस समय क्या था, जब कोई भी लैंग्वेज नहीं था तो अपन साइन लैंग्वेज से बात करते थे। जैसे कि मान लो तुमने मुझसे पूछा आप कैसे हो मैम, मैं कहूँगी तुम्हें समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। हम कभी इतने भूखे प्यासे होते हैं, दौड़ के आते हैं, बस अपन करते हैं क्या होता है, मतलब बहुत थक गए, पानी पीना है ना। तो ये साइन लैंग्वेज है। तो साइन लैंग्वेज स्टार्टिंग से चला आ रहा है। उसके अलावा अभी ये क्या है बच्चा, जो मतलब कि जो स्पेशल पर्सन्स होते हैं वो यूज़ करते हैं इसको, किस लिए, एज अ लैंग्वेज। तो आपके पास जो साइन लैंग्वेज है बहुत पुराना लैंग्वेज है, ध्यान रखेंगे 23 सितंबर को हम लोग साइन लैंग्वेज मनाते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को बताती हूँ आज क्या है। आज तो वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट डे नहीं है, बट फिर भी हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज 24 सितंबर है, और 24 सितंबर को पता है क्या आता है, बॉलीवुड डे। बॉलीवुड डे, ठीक है। किसकी कौन सी बॉलीवुड मूवी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, कौन सी बॉलीवुड मूवी फेवरेट है तुम्हारी, ठीक है। मैं अगर मेरा कहूँ तो मुझे तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग जोन की अलग अलग मूवीज़ पसंद है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकती ये मेरी अभी तक की सबसे फेवरेट मूवी है, बट स्टिल मैंने 500 बार से भी बहुत ज़्यादा बार मैंने क्रिश देखी है। तुम्हें लगेगा मैम बच्चों वाली मूवी देखती है, मैंने बचपन से ना क्रिश को इतनी बार म्यूट करके मैं पूरी मूवी बोल सकती हूँ। तो क्रिश मेरी फेवरेट मूवी है। तो आज तुम्हारे फेवरेट तो नहीं कह सकते, बट हाँ ऐसी मूवी मैं कितनी ही बार देख सकती हूँ। मैं आज भी कभी जैसे बोर हो रही होती हूँ, कुछ भी है लगाया, हमने क्या चेक कर लिया, हमने बॉलीवुड में क्रिश देख ली, मेरी फेवरेट है, ठीक है। चलिए बाकियों की क्या फेवरेट है, और भी बहुत सारी मूवीज है यार, सबकी किसी भी फेवरेट हो सकती है। चलो अब बॉलीवुड डे आज 24 को मनाते हैं, इतना तो ठीक है। उसके बाद है ना, मतलब मैं म्यूट, आपका पूरा साउंड चला जाएगा, मैं पूरी मूवी है ना ऐसे ओरली बोल सकती हूँ, मुझे इतना रट गया वो मूवी। नेक्स्ट हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आज बॉलीवुड डे है, ये तो क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं, पर एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2024 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड बॉलीवुड में किस अभिनेता या अभिनेत्री को मिला है। क्वेश्चन ये आ सकता है, बॉलीवुड डे आ गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि हाल ही में 2024 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो कि बॉलीवुड के अंदर बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम अचीवमेंट टाइप अवार्ड होता है, जो अपनी पूरी ज़िंदगी ना बॉलीवुड को दे देते हैं, उन्हें दिया जाता है। अभी तक बहुत सारे लोगों को मिल चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी खास लोगों को ही मिला है या बहुत कम लोगों को ही मिला है, बहुत सारे लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। तो आपको बताना है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 में किसे दिया गया है। 2023 की बात करूँ तो 2023 में किन्हें दिया गया बच्चा, वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान बहुत अच्छी डांसर है यार, बहुत अच्छी डांसर है, ठीक है, वहीदा रहमान। उसके अलावा उनका तुमने वो सॉन्ग सुना होगा, दिल्ली 6 का उनका सॉन्ग है ससुराल गेंदा फूल। उनके अंदर जो वो सबसे ज़्यादा जो ओल्ड एज जो वुमन होती है ना, वाइट साड़ी के अंदर जो दादी माँ होती है, वो होती है वहीदा रहमान, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे वहीदा रहमान 2023 में। किसी का आंसर आया मेरे पास, नहीं आया तो ध्यान रखेंगे 2024 में शाहरुख खान को मिला है। किसको मिला है, शाहरुख खान को। SRK को मिला है 2024 के अंदर। ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है, SRK को। 2023 का भी ध्यान रखेंगे, वहीदा रहमान को। उसके अलावा अमिताभ बच्चन को मिल चुका है, ठीक है, दिलीप कुमार को मिल चुका है, राज कपूर को मिल चुका है, ठीक है, मतलब बहुत सारे, ऋषि कपूर को मिल चुका है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ क्लाइमेट फंड। क्लाइमेट फंड की बात करें तो क्लाइमेट फंड का क्या काम है, क्लाइमेट फंड का काम है जो हम लोग अभी 2070 के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर आना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा डेवलपमेंट, ठीक है,
ऐसा डेवलपमेंट जिससे क्या हो, हम तो सुखी संपत्ति रहें, पर साथ ही साथ क्या हो, हमारा जो आने वाला जो जनरेशन है उसके पास भी सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हों। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमें हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने अपनी अमानत हमें सौंपी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा मान के चलना है, क्या मान के चलना है कि हमने हमारे आने वाले जनरेशन से ये जो वर्ल्ड है ना वो किराए पे ली है, ठीक है। उन्होंने मतलब उनकी ये चीज़ है जिसको हमने किराए पे लिया, हमें ये चीज़ उन्हें वापस सही सलामत लौटानी है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये सोचकर आपको पेड़ पौधे लगाने हैं। देखो खुद के बर्थडे के दिन ना, जैसे हमारे गांव में चाहे बेटी हो या बेटा हो, ठीक है, क्या होता है कि जैसे घर में बेबी होता है तो एक प्लांट लगाते हैं उसके नाम का, शीशम या सागवान, जनरली ना सागवान के पेड़ लगाते हैं। और फिर आपके सागवान का पेड़ काम आता है ना, आगे भी काम आता है। तो हमारे पौधे लगाने का ऐसा रिचुअल है। आप भी कुछ ना करो, आप अपने बर्थडे पे एटलीस्ट पौधे लगा दो। और पौधे लगाने का मतलब ये कभी नहीं होता कि पौधा तुमने लगा दिया उसके बाद उसका तुम कोई ख्याल नहीं रख रहे हो। अगर कोई ख्याल नहीं रख रहे हो तब तुम ऐसे पौधे लगाओ जो अपने आप ग्रो कर जाए, क्योंकि दुनिया में चाहे किसी भी टाइप का प्लांट हो वो हमेशा क्या होता है, हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए कैसा होता है, हेल्पफुल होता है। बट स्टिल आप स्टार्टिंग में अगर उसको ग्रो करवाते हो तो बहुत अच्छा होगा ना क्लाइमेट के लिए। तो आप अगर छोटे छोटे कोई भी स्टेप ले सकते हो तो डेफिनेटली आपको लेना है। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है ना, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं बच्चा? विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, जल्दी बताएंगे कब मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड एनवायरमेंट डे? आपको पता है दुनिया में क्लाइमेट कितना बदल रहा है। हमने अभी कितने सारी चीज़ें पढ़ ली थी, कितनी सारी चीज़ें क्या क्या पढ़ ली थी। अभी इतने सारे सुनामी आए हैं, टाइफून आया है, यागी है, वैबनिका है, ठीक है, कितना कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? यही हमने जो पूरा उलट फेर कर दिया है। 5 जून बिल्कुल सही बच्चा, गोट है, निकित है, ओके एवरीवन, बिल्कुल 5 जून को हम क्या मनाते हैं? 5 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। ध्यान रखेंगे 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं बच्चा। ग्रेट आंसर, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डेज, देखो पर्यावरण दिवस आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ये तुम्हें याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, बहुत अच्छे, और भी आंसर्स आने लगे मेरे पास। सुमंत के आ गए हैं, ठीक है, अभिषेक के आ गए हैं बच्चा। ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे आप लोग ये चीजें। और इसका आंसर बनता है आप लोगों के पास, क्या आंसर है बच्चा? इब्राहिम चेक डियोन। ये कहाँ के हैं? ये जिम्बाब्वे के हैं। ये कहाँ के हैं बच्चा? ध्यान रखेंगे, ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करते हैं। कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, हर तरीके से आपको रेडी रहना है। क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है? हाल ही में इब्राहिम डियोन को क्लाइमेट फंड के लिए क्या नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर, यानी उनके निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति रही है। वह कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है वो जिम्बाब्वे से बिलोंग करते हैं। इन सब पॉइंट्स को भी आपको क्या करना है? पकड़ बना के रखनी है। जितना ज़्यादा आपको उसके बारे में पता होना उतना बेटर है। ओके, आगे चलते हैं। अगला है, अच्छा चलो, ये रिसेंटली आप लोगों के पास कुछ अपॉइंटमेंट्स है, जैसे कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था। क्या है? अमरप्रीत सिंह है बच्चा। इनको क्या है, ये एयरफोर्स के क्या बनाए गए हैं? नए चीफ। जो आपके नेक्स्ट एयरफोर्स के चीफ रहेंगे वो कौन है? अमरप्रीत सिंह। हमने कल की क्लास में ही पढ़ा है, ठीक है। पहले कौन थे? तो वीआर चौधरी थे, अब उनको रिप्लेस करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं तो जे टासी, ठीक है, राजस्थान को क्या बनाया गया है? चीफ जस्टिस। कहाँ का? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो हाई कोर्ट है उसके लिए। नेक्स्ट बात करें, एसएस रामचंद्र राव को भी चीफ जस्टिस बनाया है। कहाँ का? झारखंड हाई कोर्ट के लिए। नेक्स्ट बात करें, FIH के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए, वापस से उन्हीं की नियुक्ति रही है, कि तैयब इकरम की सलीमा इम्तियाज जो है पहली वुमेन बन गई है। कहाँ की? पाकिस्तान की। किसके लिए बच्चा? वो ICC के अंदर अंपायर पैनल के अंदर इलेक्ट होने वाली पहली महिला बन गई है पाकिस्तान से। नेक्स्ट बात करें, अडानी ग्रीन एनर्जीज ने क्या किया है? सौरभ शाह को अपना CFO का मतलब क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये एक पोस्ट होती है जो फाइनेंस से रिलेटेड, यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर पैसे का जो हिसाब रखने वाला जो ऑफिसर होता है वो अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट बात करें, अमृत मोहन प्रसाद, इनको अपॉइंट किया गया है। क्या अपॉइंट किया गया है? डायरेक्टर जनरल किस
किसका, SSB का, यानी सशस्त्र सीमा बल के क्या बनाए गए हैं बच्चा, DG अपॉइंट हुए हैं, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। अगला सवाल है तुम्हारे पास, वेयर हैज द 10th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस स्टार्टेड रिसेंटली, यानी क्या कहा जा रहा है, हाल ही में वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। वार्षिक सम्मेलन की बात करी जा रही है, किसका बच्चा, तो वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस। फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का मतलब होता है कि आप जब ट्रेड कर रहे हो ना, आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो बिजनेस करने के लिए क्या है, आपके पास जो चीज़ें हैं ना, मतलब थोड़ा फ्रीली आप बिजनेस कर सकते हो, बहुत सारे टैक्सेस वगैरह तुम पे नहीं लगने चाहिए। आपकी कंपनी, मान लो कि आप कहीं काम करना चाह रहे हो और वो आपके ऊपर इतने सारे रूल्स और रेगुलेशन लगा दें, तो आप वही सोचते सोचते हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, हम सही से बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आपको पढ़ने के लिए, अगर मान लो तुम्हें एक इंसान कह रहा है तुम पढ़ो, आप अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप घर का काम करते हो, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेल लेते हो, सब कुछ है। एक है आपको घर का काम करना है, पूरा घर का झाड़ू पोछा दुनिया भर का सारा काम करना है, उसके अलावा आपको बाहर जाना है, जॉब करना है, वो सारा काम करना है, उसके अलावा तुम्हें पढ़ाई करनी है, ठीक है, उसके अलावा तुम्हें और मतलब दुनिया भर के काम, तो क्या होगा, दिमाग टॉर्चर हो जाएगा। तो फ्री जोन वाला है यूएई, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है मेरे पास, ठीक है। ओके, ऋषिका का आंसर आ गया है, अंशिका का आ गया है, निकित, हर्ष, अंशिका, ओके, सूरज, मैं, ओके 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 ओके, हर्ष, बिल्कुल अंशिका, ओके बच्चा। सी आंसर आ रहा है, पेरिस आ रहा है मेरे पास, सी पेरिस, बी आ रहा है सूरज का, सूरज का आ रहा है, ठीक है। तो सूरज का आंसर बिल्कुल सही है, कहाँ पे है, दुबई के अंदर, ठीक है, क्या आंसर बनेगा आपका, दुबई। दुबई के अंदर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड फ्री जोन जो ऑर्गेनाइजेशन है, 10th वर्ल्ड कांग्रेस है। ये भी हमसे कितनी बार एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि हाल ही में वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन की बैठक दुबई के अंदर रही है, इस बार उसका कौन सा संस्करण रहा है, तो कौन सा संस्करण रहा है, 10th संस्करण रहा है। तुम क्वेश्चंस देखो एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ऐसा तो है नहीं ना कि वो भी आकांक्षा मैम के है ना वीडियोस देखता है कि मैम जैसे क्वेश्चन पूछती है एज इट इज मैं पूछ लूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो किसी भी तरीके से तुमसे सवाल पूछ सकता है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। बात करें तो ये 23 से 25 सितंबर तक दुबई यूएई में ये इवेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जोन्स एंड द शिफ्टिंग ग्लोबल इकोनॉमी स्ट्रक्चर, ये इस बार की थीम है बच्चा। थीम भी एक बार आप लोग है ना, जब पीडीएफ मिल जाएगी तो थीम आप लोग पढ़ लेंगे। थीम में बेसिकली ये है कि इकोनॉमी के ऊपर क्या करना है, ध्यान रखना है, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर क्या करना है, ध्यान देने की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। ओके, अगला है तुम्हारे पास, हु हैज रिसेंटली वॉन द सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024। ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है, ग्रैंड प्रिक्स हमारे पास होता है जो फॉर्मूला 1 के जो रेसेस रहते हैं, तो उसी के अंदर मैंने तुम्हें क्या कहा है, एक साल में 21-22 ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, ठीक है। पिछले साल का डेटा याद करना इतना आसान था ना, सीरियसली, सिर्फ एक अजरबैजान था और एक आई थिंक दुबई था, दुबई ग्रैंड प्रिक्स और एक अजरबैजान, जिसका आंसर मैक्स वेरस्टेपन नहीं थे। उसके अलावा सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मैक्स वेरस्टेपन थे। बट इस बार तुम्हारे पास बहुत डेटा है, हर दूसरे ग्रैंड प्रिक्स पे कोई और ही जीत रहे हैं, तो तुम्हारे पास इस बार डेटा बहुत ज़्यादा होगा, तो सारा पढ़ना पड़ेगा। हु हैज़ रिसेंटली वॉन सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024, किन्होंने जीता है, वैल्टेरी बोटास ने, मैक्स वेरस्टेपन ने, लैंडो नॉरिस ने, किनके द्वारा ये इवेंट जीता गया है। मेरे पास आंसर आ रहा है, ठीक है, वैल्टेरी आंसर आ रहा है, और बच्चा सी आ रहा है, किसका, काजल का आंसर सी आ रहा है। ओके ओके, लैंडो नॉरिस भी आंसर आ गया, हर्ष का, सुमंत का आ रहा है ए ऑप्शन, ठीक है, सुमंत मुझे ए बता रहे हैं। चलिए, सी आंसर किसने, हर्ष ने दिया है, तो हर्ष आपका आंसर सी है। गोट, आप आंसर दो यार, तुमने अपना नाम गोट रख रखा है, ठीक है, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, तो आप आंसर तो दो। या तुम्हारा गोट का मतलब, नहीं यार, गोट तो ऑब्वियस है, तुमने गोट का मतलब तो यही रखा होगा ना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। चलिए, सी आंसर आ रहा है सूरज का, अंशिका का, ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है बच्चा, लैंडो नॉरिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है।
आगे बात करते हैं अभी हाल फिलहाल में ऑस्कर पिएस्ट्री जो है इन्होंने क्या जीता है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। लैंडो नॉरिस ने एक और जीता है, कौन सा, डच ग्रैंड प्रिक्स भी लैंडो नॉरिस ने ही जीता है। लुइस हैमिल्टन की बात करें तो इन्होंने बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, लुइस हैमिल्टन ने एक और जीता है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। उसके अलावा तुम्हारे पास 3 है मैक्स वेरस्टैपेन के, कौन कौन से हैं, स्पेनिश है, मैडन शंघाई है और लास वेगास है, ठीक है। यानी कि ये जो ग्रैंड प्रिक्स है किस किस ने जीता है वो तुम्हें ध्यान रखना है। मैक्स वेरस्टैपेन के 3 है, स्पेनिश, शंघाई और लास वेगास, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियन और ब्रिटिश जीता है, यानी बीवी किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लैंडो नॉरिस ने डच और सिंगापुर, डच और सिंगापुर का जो ग्रैंड प्रिक्स रहा है वो जीता है। और ऑस्कर पिएस्ट्री की बात करें तो इन्होंने अजरबैजान जीता है, ठीक है। ऐसे याद रख लोगे कि जो अजरबैजान में बहुत अच्छी पेस्ट्री मिलती है, अजरबैजान की पेस्ट्री कैसी है, बहुत अच्छी है, ऐसे करके याद रख लेना, वो थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रिसेंटली वेयर विल द आईफा अवार्ड्स बी ऑर्गेनाइज्ड इन दिस ईयर 2025। इस साल अगर हम बात करें, इस साल जो आपका आईफा अवार्ड्स है, तुम देखते होगे हमारे सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस है ना कहीं जाते हैं इवेंट के अंदर और वहाँ पे क्या होता है, वो एकदम ऐसे जोर से ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलो मकाओ, हेलो मॉस्को, हेलो जो भी है जहाँ पे इवेंट रहता है। तो आप लोगों को मुझे ये बताना है, ओके 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 चलिए ठीक है। तो आपको बताना है आईफा मतलब कि इंडियन जो है ना, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, समझ में आ गया। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी अवार्ड्स जो होते हैं इसको हम आईफा कहते हैं, आईफा अवार्ड्स, ठीक है। ये हाल ही में कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मुंबई के अंदर, जयपुर के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर, या फिर इनमें से कहीं भी नहीं, कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। देखो इधर इस बार होस्ट सिटी कौन से है बच्चा, जल्दी से बताएंगे। 2025 का है, ठीक है, 2025 का होस्ट सिटी क्या है, बी आंसर आ रहा है जयपुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे। जयपुर यानी कि पिंक सिटी, जयपुर का निकनेम क्या है, पिंक सिटी है, याद रखेंगे। याद है सबको, जयपुर को किस नाम से जानते हैं, पिंक सिटी को। जोधपुर को किस नाम से जानते हैं, ब्लू सिटी को। लेक सिटी क्या कहलाता है, उदयपुर, उदयपुर लेक सिटी कहलाता है, ठीक है। जो सिटी ऑफ परफ्यूम्स, जहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रेग्रेंस परफ्यूम कहाँ मिलता है इंडिया के अंदर, कन्नौज के अंदर, कन्नौज के अंदर। ये आप लोग सिटी ऑफ टेक्सटाइल क्या है हमारे पास, सूरत है। और साथ ही साथ सिटी ऑफ डायमंड भी क्या है, तो वो भी तुम्हारे पास सूरत है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो तुम लोगों को ध्यान रखना है। सिटी ऑफ म्यूजिक क्या है, ग्वालियर है, ठीक है। ओके, बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं। Where has Prime Minister Modi recently announced to opening the Indian Consulate, यानी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। वाणिज्य दूतावास यानी कि क्या है बच्चा, ध्यान रखेंगे, इंडियन जो कंसल्टेट है वो ओपन किया जा रहा है। हाल फिलहाल में कहाँ ओपन किया जाएगा, मोदी जी की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी, तुम लोग आंसर बताओगे तब तक। अभी कहाँ गए थे, अभी यूएसए गए थे। कहाँ गए थे, अभी यूएसए गए थे। किस लिए गए थे यूएस, एनीवन। तुम लोगों ने स्पीच देखी है जो बाइडेन की, अभी एक जो बाइडेन की स्पीच बहुत ज़्यादा क्या हुई है, फेमस हुई है। देखो दुनिया भर में चल रहा है कि जो बाइडेन ना उनकी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है और उनके हेल्थ प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हो रहा है ना, वो चीज़ें भूल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसा ही हमें एक सीन, एक फुटेज देखने को मिला, ठीक है। अभी जो आपकी लीडर्स की मीटिंग थी, कहाँ पे, यूएस के अंदर, क्वाड लीडर की मीटिंग किसकी थी, किसी ने आंसर बताया मुझे, किसी का आंसर नहीं आया, हाँ क्वाड, ओके ओके, धर्मेंद्र का आंसर आया है क्वाड, बिल्कुल। तो ध्यान रखेंगे यूएस में किस लिए गए थे, क्वाड मीटिंग्स के लिए। तो यहाँ पे जो बाइडेन की एक मीटिंग थी, जो बाइडेन भूल जाते हैं चीज़ें, तुमने कितनी बार देखा होगा, वो हवा में हाथ मिला रहे होते हैं, कभी कभार ना किसी और से बात करने चले जाते हैं, सारे लीडर्स यहाँ हैं वो कहीं और ही चले जाते हैं। तो वैसा ही कुछ इवेंट ना इस समय पे देखने को मिला, जहाँ उनकी स्पीच खत्म होने के बाद उन्हें बुलाना था कि अब नेक्स्ट मतलब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी वो आएंगे, बट वो भूल ही गए।
और वो वहाँ पे चिल्लाने लगे हु इज़ नेक्स्ट, हु इज़ नेक्स्ट, हु इज़ नेक्स्ट, ऐसा करके चिल्लाने लगे। और पूरा का पूरा सीन बन गया, पूरा का पूरा जो ट्विटर है, अलग अलग सोशल मीडियाज़ है, हर जगह, इवन यूएस के जो सिटीजन्स हैं उनका ये तक कह रहे हैं कि हमारे पास, हमें लगता नहीं है कि अभी कोई भी प्रेसिडेंट है, ठीक है। उनका कहना है कि मुझे नहीं लगता कोई भी प्रेसिडेंट है। थोड़ी तरीके से अभी देखा जाए तो जो कार्य है वो कमला हैरिस वहाँ संभाल रही है, ठीक है, कमला हैरिस, समझ में आ गया बच्चा। कमला हैरिस वहाँ का कार्यभार संभाल रही है, बट स्टिल प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उस पर तो जो बाइडन ही है, ठीक है एवरीवन। लॉस एंजलिस आंसर आ रहा है क्वेश्चन के, हाँ बिल्कुल, लॉस एंजलिस इज द करेक्ट आंसर और भूटान इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी द बोथ ऑफ द अबव, यानी कि बॉस्टन के अंदर भी और लॉस एंजलिस में, दोनों जगह ओपन किया जा रहा है, ठीक है। तो जिन्होंने लॉस एंजलिस का है उनका भी सही है, जिन्होंने बॉस्टन का है उनका भी सही है, और जिन्होंने दोनों का है उनका भी सही है, गलत तो कोई है ही नहीं। अगला सवाल है तुम्हारे पास, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। क्या हो जाएगा बच्चा? नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के नए क्या अपॉइंट किए गए हैं? निदेशक नियुक्त हुए हैं, नए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट रही है। कौन बने हैं नए डायरेक्टर? समीर कुमार, आलोक रंजन, अनुराग गर्ग। हु इज द न्यू डायरेक्टर इन एनसीआरबी? एनसीआरबी क्या होता है हमारे पास? तो ध्यान रखेंगे, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ठीक है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो है वो तुम्हारे पास क्या है? इसका आंसर रहेगा, मतलब कि ये एनसीआरबी का फुल फॉर्म है, ठीक है। एनसीआरबी और एनसीबी में कोई फुल है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। एनसीआरबी अलग चीज़ है और एनसीबी है आपके पास नारकोटिक्स का, ठीक है। नारकोटिक्स की बात करें तब आपका एनसीबी होगा और नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो आपके पास क्या हो जाएगा? एनसीआरबी। ओके, तो आंसर आ रहा है आलोक रंजन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है तुम्हारा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? आलोक रंजन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे किनकी नियुक्ति हुई है? आलोक रंजन की नियुक्ति हुई है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। चलो उसके पहले कुछ आपके पास रीसेंट के अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि कुछ दिनों से मैंने रिवाइज नहीं करवाया था, इसलिए आज इनको रिवाइज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि थोड़े टाइम से ना हमें रिवाइज कर लेना चाहिए, एल्स आप चीज़ों को क्या करने लगते हो? आप चीज़ों को भूलने लगते हो, है ना। यहाँ जो हाल ही में अनुराग गर्ग हैं, उनका अपॉइंटमेंट रहा है एज डायरेक्टर जनरल के पद पे नियुक्त हुए बच्चा एनसीबी के। देखो ये होता है आपके पास एनसीबी, और क्या होता है हमारे पास? एनसीआरबी, जो अभी हमने देखा, ये क्या है तुम्हारे पास? एनसीबी। चलो इस बार हम बाकी चीज़ें हिंदी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें, अमेजन ने क्या किया है? समीर कुमार को कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। कंट्री मैनेजर यानी कि जो इंडिया है, इंडिया में तुम अमेजन के पार्सल्स वगैरह मंगाते हो ना, हर दुनिया भर की चीज़ें तुम होम डिलीवरी करवाते हो, तो उस पर क्या होता है? उसके लिए जो मैनेजर नियुक्त किए गए हैं कौन है? समीर कुमार। नेक्स्ट बात करें, जो आपका तेजस है, तेजस की मोहना सिंह को क्या बनाया गया है? ये पहली महिला लड़ाकू पायलट बन गई है। किसकी? तेजस की। तेजस की पहली महिला लड़ाकू पायलट बन गई है। नेक्स्ट बात करें, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को NALCO के CMD के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट बात करें, स्वाति विजय कुलकर्णी को क्या बनाया गया है? अल्जीरिया के लिए भारत का राजदूत, ठीक है, एम्बेसडर बनाया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ की बात करी जाए, ठीक है, तो संतोष कश्यप को क्या किया गया है? राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम, जो हमारी वुमेन्स टीम है, उसके प्रमुख कोच, उसके लीड कोच के रूप में नियुक्ति रही है। मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है तुम्हारे पास, जल्दी से आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है, विच मेडल हैज इंडिया वॉन रिसेंटली इन द 45th फाइड चेस ओलंपियाड? हाल ही में जो 45वीं जो फाइड चेस ओलंपियाड रहा है, उसमें भारत कौन सा मेडल लेकर आया? देखो बहुत ही ज़्यादा ना, ये अपने लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है, ठीक है। प्राउड मोमेंट कैसे है? क्योंकि है ना,
मैन और वुमेन दोनों ही टीम क्या है, दोनों ही टीम हमारे पास सी आंसर आ रहा है, गोल्ड मेडल लेकर आ गई है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, मैन और वुमेन दोनों ही टीम हमारे लिए गोल्ड मेडल लेकर आ रही है। इसमें क्या होता है, बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज, दिग्गज कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, दोनों कैटेगरीज में हमारे पास मेडल आए हैं। तुम्हें पता है ना कि चेस है, चेस का इन्वेंशन कहाँ हुआ था, इंडिया के अंदर। चेस है, चौसर है, कहा जाता है इनका इन्वेंशन इंडिया के अंदर हुआ था। तुम्हें देखते होगे महाभारत के टाइम पे चौसर खेला गया था। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा चेस से रिजेंबल करता है, पर बाद में चेस भी इन्वेंट, राजा महाराजाओं ने ये गेम इन्वेंट किया था, तो इंडिया का ही गेम है धीरे धीरे। उसके अलावा अभी देखो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप रहने वाला है, उसके अंदर भी क्या रहेगा देखते हैं उसमें कौन जीतते हैं, है ना। आपके अभी बस आने वाला है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, तो यहाँ ध्यान रखेंगे 45th एडिशन रहा है। और एक और चीज़, इस बार जो ये मैच खेला गया है कौन सी कंट्री में खेला गया है, तो ध्यान रखेंगे हंगरी का जो बुडापेस्ट है। ठीक है, हंगरी के अंदर जो बुडापेस्ट जो जगह है ना बच्चा, वहाँ पे ये इवेंट रहा है। इंडिया कौन सा पदक लेकर आई है, ध्यान रखेंगे इंडिया क्या लेकर आई है बच्चा, स्वर्ण पदक लेकर आई है। इंडिया को कौन सा मेडल मिला है, इंडिया को स्वर्ण पदक मिला है। और उसी के अलावा जो फर्स्ट इंडिया के सबसे पहले, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है, वो भी चेस से रिलेटेड है, और कौन है बच्चा, विश्वनाथ आनंद। समझ में आया। उसके अलावा डी सुकेश की बात करें तो उनका भी मैच रहने वाला है चेस चैंपियनशिप के अंदर, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। क्रॉस द फिंगर, हम चाहते हैं कि इस बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भी हम ही जीतें। वैसे 2024 ना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। अपन ने अभी वर्ल्ड कप भी जीता है, हमने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, तो स्पोर्ट्स के मामले में बहुत अच्छा रहा है। आपके अगर बात करें मनु भाकर हैं, ओलंपिक के अंदर मेडल लेकर आई, हमारा पैरा ओलंपिक के अंदर भी हमारे पास काफ़ी कुछ मेडल्स आए। तो 2024 जो रहा है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा है स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वेयर हैज इंडिया रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन G7 संस्कृति मिनिस्टर्स मीटिंग। देखो G7 संस्कृति मिनिस्टर मीटिंग्स क्या जो है, उसके लिए अगर बात की जाए ना, तो इंडिया ने जो मीटिंग अटेंड करी है कहाँ की है, जर्मनी में, इटली में, कनाडा में, नन ऑफ दीज, कहाँ पे। ठीक है, वैसे ना इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पता होना चाहिए बहुत। अगर तुम लोग सोशल मीडिया से अवेयर हो तो हैशटैग मेलोडी, किसको पता है हैशटैग मेलोडी का मतलब, किसको पता है? आई थिंक सबको पता होगा, और जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पता होने वाली बात भी नहीं है। अगर किसी को नहीं पता है और वो ऐसा सोच ले कि मुझे तो नहीं पता है और ये बात मुझे पता होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर मुझे लगता है तुम में से काफ़ी जनों को ये बात पता होगी। हैशटैग मेलोडी, एनीवन, किसी को पता है हैशटैग मेलोडी क्या है? हंसी आ रही लोगों को, धर्मेंद्र को हंसी आई है। ठीक है, आपका आंसर क्या रहेगा, इटली। बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी, इटली। ठीक है, तुमने देखा होगा मोदी जी फेवरेट सिंगर कौन है, मोदी जी है। मोदी जी क्या गाने गाते हैं, तुमने सोशल मीडिया पे दुनिया भर के गाने देख लिए होंगे उनके। जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है कौन, जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, उनके और मोदी जी के साथ में हमने बहुत सारे गाने, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिक्स कर करके इतने सारे गाने हम लोगों ने सुन लिए हैं। तो बात करें तो इस साल ना G7 की जो मीटिंग है, G7 का जो अध्यक्षता है, प्रेसिडेंसी है, वो कौन से कंट्री को दी गई थी, तो डेफिनेटली इटली को दी गई थी। तो अब G7 से रिलेटेड दुनिया के जितने भी मीटिंग्स होंगे, जितने भी इवेंट्स होंगे, वो ऑब्वियसली कहाँ पे होंगे, तो कहाँ पे होंगे, इटली के अंदर ही होंगे। तो तुम्हें अगर ये याद आ जाता है कि G7 के जो मीटिंग इस बार G7 की प्रेसिडेंसी 2024 में किस कंट्री को मिली है, किस कंट्री को मिली है, इटली को। अब हंसी आ रही है, अब सबको बहुत मजा आ रहा है ना। तो ये याद रखना है। तो बस जॉर्जिया मेलोनी को भी याद रखना है, ऐसा नहीं। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अरे इंस्टा, हाँ यार, मुझे तो काफ़ी कुछ न्यूज़ इंस्टाग्राम से ही मिलती है, कितने सारे न्यूज़ मिलते हैं। ये न्यूज़ नहीं था, बट एटलीस्ट हमें उससे ये तो याद रह गया कि इटली के अंदर G7 की मीटिंग रही थी। जिन लोगों को ये याद रखना था कि है ना, गाने, जिन लोगों ने गाने याद रखे उनका नुकसान। मैं करंट अफेयर पढ़ाती हूँ, मुझसे मुझे ये याद रहा कि करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग G7 की मीटिंग वहाँ रही। सब कुछ याद रखा करो,
मैंने भी तुम्हें एक ट्रिक से याद करवाया, तुम्हें भी याद रहेगा, #मेलोडी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो इस बार मीटिंग कहाँ रही है? इटली के अंदर। G7 के आपके पास मेंबर्स हैं इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। बेसिकली हुआ क्या था ना, स्टोरी सुनाती हूँ। 1973 की बात है, बहुत समय पहले की बात है। 1973 में वर्ल्ड के अंदर क्या आया था? वर्ल्ड के अंदर ऑयल क्राइसिस आई थी, ठीक है, ऑयल क्राइसिस आई थी। ऑयल क्राइसिस आने का मतलब क्या होता है? जो कंट्रीज़ के पास, जिन कंट्रीज़ के पास बहुत सारा तेल था ना, पेट्रोल, ऑयल, डीजल वगैरह, उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने ऐसे ग्रुपिंग कर ली और उन्होंने कहा कि हम बहुत महंगे दामों में ही पेट्रोल बेचेंगे। तो दुनिया के पास पेट्रोल वगैरह कम हो गया और जो क्रूड ऑयल होता है वो बहुत कम हो गया। तो क्या हुआ? 4-5 कंट्री, जिनमें से जो 4-5 कंट्रीज थी, जैसे UK, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये जो है ना बच्चा, ये आपस में मिलती है, इनके लीडर्स मिलते हैं और कहते हैं कि हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए कि आगे अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है ऐसे, तो हमें डील करना होगा। तो ऐसे 5 जनों का मेंबर बनता है, फिर 2-3 जन और ऐड होते हैं आपके टोटल। अगर बात करूं आपसे, अगर ये पूछा जाए G7 की स्थापना कब हुई है, तो ध्यान रखेंगे G7 की स्थापना 1975 में हुई है। पहली बार जो G7 की मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 1975 में। 1973 में इनमें से जो 5 कंट्रीज है वो आपस में मिली थी, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि तेल महंगे हो गए थे, बहुत ज़्यादा तेल का खर्चा आने लगा था। और जिन कंपनी जैसे दुबई है, रशिया है, ये जो बहुत सारा तेल का उनका पास भंडार है ना, वो तेल एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे में कर रही थी, जिससे बाकी कंट्री फेस कर रही थी प्रॉब्लम। तो ध्यान रखेंगे, क्या याद रखना है? G7 जो है उसकी स्थापना कब हुई है? 1975 में। आपको ये भी याद रखना है कि 1997 में क्या हुआ था? 1997 में इसके अंदर रशिया भी ऐड हो गया था और ये G7 से क्या बन गया था? G8 बन गया था, ठीक है। और उसके अलावा क्या याद रखना है? G8 बन गया था, फिर G8 में से रशिया को ना 2014 में से बाहर निकाल दिया गया। यानी कि अब ये क्या है? अब ये सिर्फ G7 ही है, अब ये G8 जैसी दुनिया में कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है, क्योंकि रशिया को क्या कर दिया गया है? रशिया को इससे बाहर निकाल दिया गया है 2014 के अंदर। क्योंकि तुम्हें पता है रशिया यूक्रेन वॉर वाला जो कंडीशन आ गया था ना, उसके बाद से क्या हो गया? उसको बाहर निकाल दिया गया है। और 1999 के अंदर बात करूँ तो G20 की स्थापना हुई है, ठीक है। इसकी भी जो प्रेसिडेंसी होती है ना, वो एक के बाद रोटेट होती रहती है, कि आपस में ये लोग अपनी प्रेसिडेंसी शेयर करते रहते हैं। अब तुम कहोगे किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आया, किसी के दिमाग में एक डाउट नहीं आया, मैम जब इसका मेंबर ही नहीं है भारत, जो, ठीक है, क्या कहोगे? मैम जब इटली, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसमें इंडिया तो कहीं है ही नहीं, फिर इंडिया क्यों गया था इटली? क्या वो सिर्फ मोदी जी सिर्फ मेलोनी से मिलने गए थे? ऐसा तो है नहीं। बेसिकली क्या होता है बच्चा, जब भी जो कंट्री ना होस्ट करती है, क्या हुआ था? जैसे इटली ने होस्ट किया है, तो इटली ने होस्ट किया है तो क्या होगा कि उसकी इच्छा होगी, वो गेस्ट कंट्रीज को क्या कर सकती है? बुला सकती है, ठीक है। गेस्ट कंट्रीज को सिर्फ एज अ गेस्ट बुला सकती है, जो क्या करेंगे? मीटिंग देखेंगे। तो देखने के लिए बुलाते हैं। जैसे इंडिया ने G20 होस्ट किया था, तो हमने क्या किया था? हमने बांग्लादेश को क्या किया था? एज अ गेस्ट बुलाया था। बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश आपके G20 का मेंबर तो है नहीं, है ना, बांग्लादेश G20 का मेंबर नहीं है, पर इंडिया ने जब G20 होस्ट किया तो बांग्लादेश को एज अ गेस्ट बुलाया। तो वैसे ही इटली ने क्या किया? इंडिया को एज अ गेस्ट बुलाया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला है तुम्हारे पास, हु हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। 2024 मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किन्होंने जीता है? जरा जल्दी से बताना मुझे कमेंट्स में आंसर आपके पास है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इमेज क्लास, नेक्स्ट है प्रांजल, प्रिया, रिया सिंह। एक और ऑप्शन देती हूँ, एक काम करो, ये ऑप्शन थोड़ा गलत आ गया, इस ऑप्शन की जगह तुम लोग लिखोगे ध्रुवी पटेल। क्या लिखेंगे हम लोग बच्चा? ध्रुवी पटेल। चलो आंसर बताओ, क्या आंसर होगा हमारे पास? गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग सूरज। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे।
बी आंसर आ रहा है, ओके। ए आंसर आ रहा है राहुल का, सी आंसर आ रहा है अभिषेक का, फिर राहुल का सी है, सूरज का सी है, सोनू ठाकुर का आंसर बी है, डन डन डन। ध्रुवी पटेल आ रहा है, धर्मेंद्र का, ठीक है। चलिए अब आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बचा, रिया सिन्हा इज द करेक्ट आंसर। क्या बनी है, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है रिया सिन्हा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। और उसके अलावा अगर ध्रुवी पटेल की बात करें तो कल की क्लास में मैंने ध्रुवी पटेल का पढ़ाया था, क्या ये बनी है हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024, याद रहेगा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है, ध्रुवी पटेल ने जीता है। और वहीं पे अगर मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की बात करूं तो किसने जीता है, रिया सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है। और वो क्वेश्चन क्या है, तो आपके पास है भारत से पहली मिस यूनिवर्स कौन है, और दूसरी है पहली मिस इंडिया कौन है, जल्दी बताएंगे। मिस इंडिया नहीं पूछा जाता, ठीक है, मिस वर्ल्ड आता है हमारे, मिस वर्ल्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मिस वर्ल्ड कौन है, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड कौन है, जल्दी से आंसर बताएंगे। भारत से पहली मिस यूनिवर्स कौन है और पहली मिस इन वर्ल्ड कौन है, ठीक है, यूनिवर्स और वर्ल्ड दोनों का ही आंसर देना है, जल्दी जल्दी। सुष्मिता सेन आंसर आ गया मेरे पास। सुष्मिता सेन आपकी मिस यूनिवर्स बनी थी, ग्रेट। और मिस वर्ल्ड कौन है, मिस वर्ल्ड है रीता फारिया, ठीक है। मिस वर्ल्ड कौन है, रीता फारिया। और मिस यूनिवर्स कौन है, मिस यूनिवर्स है, ध्यान रखेंगे, सुष्मिता सेन। अच्छा, पहली इंडियन वुमेन जो कि ना 2 बार स्पेस में गई है वो कौन है, और पहली इंडियन वुमेन जो 3 बार स्पेस में गई है वो कौन है। 2 क्वेश्चन और दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। पहली इंडियन महिला जो क्या है 2 बार स्पेस में जाने वाली, यानी अंतरिक्ष में 2 बार स्पेस में जाने वाली, और एक है आपके पास 3 बार स्पेस में जाने वाली, 3 बार स्पेस, ठीक है, जल्दी बताएंगे। दोनों का आंसर क्या क्या हो जाएगा। मैन का बोलूं तो फर्स्ट इंडियन मैन इन स्पेस क्या है बच्चा, राकेश शर्मा, बिल्कुल राकेश शर्मा, ठीक है। महिलाओं का आंसर आया मेरे पास, कल्पना चावला, ओके, कल्पना चावला, ठीक है, ग्रेट आंसर, ओके। तो कल्पना चावला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चा कल्पना, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुनीता विलियम्स, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुनीता विलियम्स। वो 3 बार जा चुकी हैं, कल्पना चावला 2 बार जा चुकी हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। और इसरो की स्थापना कब हुई है, इसरो की स्थापना हुई है, इसरो की स्थापना कब हुई है, इसरो की स्थापना हुई है 1969 के अंदर। अब इसरो के ना कुछ मिशंस आप लोग ध्यान रख लेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि इसरो का पहला मार्स मिशन, ठीक है, इसरो का मार्स मिशन का नाम क्या है, मार्स मिशन का नाम है मंगलयान, ठीक है। इसरो का सूर्य मिशन यानी सन मिशन, ठीक है, सन मिशन का नाम क्या है, आदित्य L1,
अब देखो आदित्य L1 क्यों है, L1 इज बेसिकली है आपके पास लैग्रांजेज पॉइंट। ये क्या, ऐसे कुछ लैग्रांजेज पॉइंट है हमारे स्पेस में जहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ये देखो क्या होगा, अगर अपन समझें लैग्रांजेज पॉइंट, फटाफट से समझाती हूँ, अगर समझ में आ जाए तो ठीक, वरना कभी और समझेंगे। ये देखो ये क्या है, ये मान लो आपके पास सोलर सिस्टम है, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास सन है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास अर्थ है, ठीक है, ये सन है, ये अर्थ है। और लैग्रांजेज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या होता है, हम सैटेलाइट को, मतलब हम किसी भी सैटेलाइट को रख देते हैं, तो मान लो यहाँ पे वो सैटेलाइट पड़ा है। अब लैग्रांजेज पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से क्या होता है बच्चा, जहाँ से ना आपके पास, वेट, हाँ, लैग्रांजेज पॉइंट वो पॉइंट होता है ना बच्चा, जहाँ पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होता है। मतलब कि अब अर्थ जितनी शक्ति से इस सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच रहा है ना, उतनी ही शक्ति से सन इसको अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब कि ना अब ये सैटेलाइट उस तरफ जा सकता है, ना ये सैटेलाइट इस तरफ आ सकता है, यानी क्या है, वहीं पे बीच में अटका हुआ रह जाएगा। अब क्या होगा, अर्थ ऐसे घूमता रहेगा, साथ साथ में ये घूमता रहेगा, उसको घुमाने के लिए कुछ अलग से फ्यूल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अट्रैक्शन फोर्स से ही घूमता रहेगा। इसलिए क्या करा है, आदित्य L1 को हमने यहाँ पे क्या किया है, L1 पॉइंट पे क्या किया है, इसको हमने लगाया है। उसके अलावा इसरो का जो स्पेस मिशन है, यानी अंतरिक्ष का जो मिशन है, उसका नाम क्या है, स्पेस मिशन का नाम है गगनयान, गगनयान। उसके अलावा अभी रिसेंटली जो है इसरो जो है वीनस पे भी अपना सैटेलाइट लेके जाने वाला है। उसका क्या नाम है बच्चा, शुक्रयान, शुक्रयान, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि मैंने एक बार एग्जाम दिया था, मेरे पास क्वेश्चन आया था कि इसरो का जो सन मिशन है उसका क्या नाम है, दिवाकर L1, आदित्य L1, दिनकर L1, ठीक है, मतलब सूर्य L1, ऐसे करके क्वेश्चंस थे, ठीक है। मीन्स आपको दिख रहा है कि सूर्य भगवान के जो नाम के पर्यायवाची शब्द उन्होंने यूज़ किए थे, तो जिन बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा वो कंफ्यूज हो सकता है उस इंफॉर्मेशन से। बहुत अच्छी मूवी है ये मूवी ना, रियली में बहुत अच्छी है। चलिए, विच फिल्म हैज़ रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड फॉर 97th ऑस्कर अवार्ड। मेरी मम्मी को बहुत अच्छी लगी मूवी। चलिए, 97th ऑस्कर अवार्ड्स की बात करें तो हाल ही में ये मूवी क्या है, ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई है। ऑस्कर मिला नहीं है, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड इसे मिला नहीं है अभी तक, नॉमिनेट हुई है, ठीक है। नॉमिनेट मतलब कि वहाँ तक पहुँची है। तो आपको बताना है कौन सी मूवी को, सावी को, लापता लेडीज, मुंजिया, किसको मिला है, किसको नॉमिनेट किया है। तुम में से किस किस ने मूवी देखी है, अच्छी है ना मूवी, बहुत अच्छी मूवी है बच्चा। लापता लेडीज भी आंसर आ रहा है, ग्रेट बच्चा। तो लापता लेडीज ध्यान रखेंगे, इसको क्या है, ऑस्कर्स के लिए ये नॉमिनेट हुआ है। मिल जाए तो और भी अच्छी बात है ना, हमारे मूवी को ऑस्कर मिलेगा, सबसे बड़ा रिकॉग्निशन मिलेगा। तो ऑस्कर्स की बात करें, इंडिया में सबसे पहला जो ऑस्कर अवार्ड है वो किनको दिया गया था, भानु अथैया को। किसके लिए, गांधी मूवी के अंदर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। बहुत अच्छी मूवी है, हॉलीवुड ने बनाई है, गांधी, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी प्यारी सी मूवी है। नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड सैनिक स्कूल रिसेंटली। देखो गवर्नमेंट का क्या चल रहा है, गवर्नमेंट का एक मोटिव चल रहा है, हम क्या करेंगे, हम आने वाले समय के अंदर बहुत ही जल्दी 100 सैनिक स्कूल ओपन करेंगे। 100 सैनिक स्कूल ओपन करने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनके अंदर ये भावना डालेंगे कि वो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करें, ठीक है, वो पैट्रियोटिज्म को ज्वाइन करें। और मेरा तो ये मानना है कि इंडिया के अंदर ना हर एक इंसान को अपने लाइफ के 5 साल ना मिलिट्री ट्रेनिंग, इंडिया में ना मिलिट्री ट्रेनिंग 5 साल के लिए कंपलसरी कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे साउथ कोरिया और में, ऑस्ट्रेलिया और में ऐसा है कि आपको अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल ना मिलिट्री में सर्व करना ही होता है, ये कंपलसरी होता है, ठीक है, आपको करना ही है। तो इंसान अगर मिलिट्री में 4-5 साल जाता है ना, तो एक डिसिप्लिन आ जाता है इंसान के अंदर, जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चा, ध्यान रखेंगे। तो सैनिक स्कूल ओपन किया जा रहा है। सैनिक स्कूल अगर बात करें तो ये उद्घाटन कहाँ किया गया है, जयपुर, भोपाल, लखनऊ, नन ऑफ दीज, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है, ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल जयपुर आपका करेक्ट आंसर है। बाकी इन सब ने साफा पहन रखा है, उससे भी तुम आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ पे इवेंट रहा है, जयपुर के अंदर, ठीक है, जयपुर के अंदर, याद रखेंगे। ओके, चलो
अगला सवाल है विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड। पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड, ये एक क्रेडिट कार्ड है। जैसे तुम्हें पता है हाल फिलहाल में BOV ने क्या ओपन किया था, वर्ल्ड, तो BOV वर्ल्ड ऐप किसका है, BOV वर्ल्ड किसका है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है। तो वैसे ही ये किसने लॉन्च किया, तो यही लिखा हुआ है यस बैंक पैसा बाजार पैसा सेव रुपए क्रेडिट कार्ड। इसके अंदर क्या होगा, देखो आप लोग है ना फ्लिपकार्ट कार्ड यूज करते हो, फ्लिपकार्ट कार्ड किसका है, एक्सिस बैंक का है। फ्लिपकार्ट जो कार्ड है वो किसका है, एक्सिस बैंक का। यानी आप फ्लिपकार्ट से जब कुछ चीज़ें खरीदते हो तो एक्सिस बैंक उसके ऊपर आपको 5% से लेकर 10% तक का क्या है बच्चा, छूट देता है। यानी हम कह सकते हैं डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट और क्या क्या चीज़ें मिल जाती है हमें, उसके ऊपर मूवी टिकट्स मिल जाते हैं, मूवी टिकट्स मिल जाते हैं, हर महीने 2 मूवी टिकट फ्री है ना। और उसके अलावा आपके स्विगी के ऊपर, जोमेटोज़ के ऊपर, यहाँ हर जगह पे भी हमें क्या है बहुत सारे ऑफर्स मिल जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड अच्छी चीज़ तो है, बट साथ ही साथ लोगों को लत लग जाती है, बहुत बुरी चीज़ है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है, एल्स ये आपको ना बर्बाद कर देगा। फिर भी चलिए हमें पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पैसा सेव नाम का जो आपके पास क्या है एक क्रेडिट कार्ड है, ये हाल ही में किसने लॉन्च किया है, यस बैंक ने लॉन्च किया है। अनलॉक कैश पॉइंट एवरी स्वाइप, हर स्वाइप पे आपको कुछ कैशबैक पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे। उसके अलावा ध्यान रखेंगे स्वाइप अर्न सेव आप बचा सकते हैं। मतलब क्रेडिट कार्ड के जो फ़ायदे होते हैं वही आपके पास यहाँ पे फ़ायदे हैं, ठीक है। चलिए उसके अलावा थोड़ी बहुत बैंकिंग के बारे में जान लें। देखो जनरली जितने भी आपके पास प्राइवेट बैंक्स है ना, उन सब का हेडक्वार्टर, प्राइवेट बैंक है पब्लिक बैंक है जितने भी है ना, मैक्सिमम का आपका हेडक्वार्टर मुंबई ही मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ बैंक है जैसे PNB है, यानी 2 बैंक है जिनके नाम में पंजाब आता है, उन दोनों का हेडक्वार्टर दिल्ली है। यानी एक है पंजाब एंड सिंध बैंक जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली है, और एक पंजाब नेशनल बैंक है यानी PNB जिसके नाम में पंजाब आ रहा है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली है। ये कुछ ट्रिक्स होते हैं आपको लर्न करने के लिए। अगला है who has been on the top of the recent atrocities on Dalits, यानी दलित्स के ऊपर अत्याचार के मामले इस बार सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट से आए हैं, सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट से दलित्स के ऊपर। देखो तुम बहुत सारे क्राइम्स देखते होगे, भीमराव अम्बेडकर यूं ही नहीं कह रहे थे ना अनटचेबिलिटी है ना, यूं ही रिजर्वेशन के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो बात अलग है। अब पॉलिटिशियंस ने उसे अपना एक है ना बहुत बड़ा पावर बना लिया, उसको यूज़ करके वोट्स ले लेते हैं, बट फिर भी दलित्स के ऊपर आज भी अत्याचार होते हैं। पहले के टाइम पे तो डेफिनेटली होते थे। बीइंग अ राजपूत मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ वो डिज़र्व करते हैं रिजर्वेशन। देखो जनरल होने का दुख है कि कितनी बार होता है, आप 1 है ना, मैं 0.1 मार्क्स 0.25 मार्क्स से भी मैं एक बार रह चुकी हूँ सिलेक्शन के अंदर इन एग्ज़ाम SBI PO, ठीक है। तो दुख तो होता है कि मेरे फ्रेंड जिनके मुझसे 6 नंबर कम थे उनका सिलेक्शन हो गया, अब मेरा 0.25 से नहीं हुआ। बट बच्चा स्टिल आज के टाइम पे भी जो दलित्स हैं ना उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, जो एकदम ऐसे एरिया से, जो बहुत ही ज़्यादा रिमोट एरिया से, गाँव के अंदर तुम आज भी ये भेदभाव वाली चीज़ें देखोगे। तो अभी के टाइम की अगर बात करें तो रिसेंट अगर हम लोग देखें तो कौन शीर्ष पर रहा है अत्याचारों के मामले के अंदर, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या रहा है। तो ध्यान रखेंगे शीर्ष पर कौन रहा है, तो फर्स्ट रैंक पे कौन है, सबसे ज़्यादा अत्याचार कहाँ देखने को मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर। सेकंड सबसे ज़्यादा अत्याचार कहाँ देखने को मिले हैं, राजस्थान के अंदर। थर्ड सबसे ज़्यादा अत्याचार कहाँ देखने को मिले हैं, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। ये आपके पास कुछ राज्य हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें क्या देखने को मिला है, अत्याचार देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के अंदर बात करूँ ना तो अप्रॉक्स 23% जो है अत्याचार देखने को मिला है। किनके प्रति बच्चा, 23% के आसपास, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखेंगे, ये फर्स्ट रहा है। सेकेंड कौन है, थर्ड कौन है, ये आप लोग देख लेंगे। अगला है हु हैज़ रिसेंटली अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्टर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बहुत ही कमाल के एक्टर, बहुत ही उम्दा कलाकार, ठीक है, इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उनको मिला है हाल ही में। किस एक्टर को सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया है, किसने, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने। किनको दिया है, जितेंद्र शर्मा को, चिरंजीवी को, विजय को, किनको दिया गया है। आपको फोटो के अंदर कौन दिख रहे हैं, फोटो के अंदर मैम हमें आमिर खान दिख रहे हैं, और
पिक्चर रिकॉग्नाइज करो, जानते हो क्या? साउथ के एक्टर है बच्चा, ध्यान रखेंगे किनको अवार्ड दिया गया है, चिरंजीवी कोनिंडेला को, ये साउथ के एक्टर है। उसके अलावा इन्होंने बॉलीवुड की भी मूवीज़ करी तो है ही है, ऐसा तो नहीं बॉलीवुड में इन्होंने मूवी नहीं करी है। वैसे इंडिया के बाहर साउथ इंडियन मूवीज़ और बॉलीवुड को एक ही माना जाता है, उसे इंडियन फिल्म ही कहा जाता है। चलिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो हाल ही में जो आपका 1 जनवरी था ना, 1 जनवरी, इस दिन क्या था, गुजरात ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। कैसे? 108 अलग अलग जगह पे क्या किया था, सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, तानसेन कहाँ से बिलोंग करते हैं, एमपी से, वहाँ पे एक साथ है ना बहुत सारे क्या बजाकर ढोलक बजाकर क्या किया गया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, ठीक है। तो चिरंजीवी इज द करेक्ट आंसर। अब आप लोगों के पास आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसका तुम लोग मुझे आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में, अच्छे से डिटेल से आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन सद्भाव किसने क्या करा है, स्टार्ट करा है। तो उसके अलावा जैसे क्या क्या चीज़ें बता सकते हो, जैसे हाल फिलहाल में ऑपरेशन अजय किसने स्टार्ट किया है, ऑपरेशन करुणा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो आपका समुद्र सेतु, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो देवी शक्ति, ऐसे हमारे पास बहुत सारे, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे पास बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जो हम लोगों ने हाल फिलहाल में क्या किया है, जैसे ऑपरेशन जिंदगी, ऑपरेशन दोस्ती, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये अलग अलग है हमारे पास, ऑपरेशन एयरलिफ्ट, बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। तो इन सारे एक्सरसाइजेज के बारे में आप लोग मुझे बता सकते हो, तुम्हारा भी एक साथ क्या हो जाएगा, आपका भी क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। सद्भाव ये रहा, सद्भावना, ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं हमारे जो अलग अलग जगह पे कराए गए हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए कराए गए हैं। तो आप लोग इन सब के बारे में जितना अच्छा हो सके, जितने ज़्यादा ऑपरेशंस के बारे में, और हाँ, ये जो ऑपरेशंस है वो मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं है, तो इसको आप लोग एक्सेस मिलिट्री ऑपरेशन से इंक्लूड करके नहीं बताओगे। ये आपके पास कैसे भी करके लोगों की हेल्प करने के हिसाब से ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस है। ये किस तरीके के ऑपरेशन है, ह्यूमैनिटेरियन, यानी मानव के लिए, मानव के अच्छे के लिए क्या है, उनको हेल्प करने के लिए ऐसे ऑपरेशंस करे जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और मैं इतना तो है ना 1 घंटे आप लोगों को पढ़ाया है, एक आंसर तो मैं डिजर्व करती हूँ। क्वेश्चन आप लोगों को पहले बहुत अच्छे से समझा रखा है इस पॉइंट को, अब बस आपको इसका आंसर करना है। पहले की क्लास में हम सारे, और मैं क्वेश्चन वही पूछ रही हूँ जो हमने पहले के क्लासेस के अंदर कवर कर रखा है। मैंने काफ़ी बार कमेंट्स देखे हैं जिसमें मुझे ये कहा है बच्चों ने कि मैम आप एक बार एक्सप्लेन तो कर दो। बच्चा ये पूछा हुआ, पहले पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन वापस से पूछती हूँ ताकि मुझे ये देखना है तुम्हें कितना याद है। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये सब आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास के अंदर, तब तक टाटा बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और हेल्दी रहेंगे, ठीक है, बाय बाय।